हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हमारा बहुत सारा अभ्यास हो चुका है प्रश्नों का। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न और उसके बाद नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जिनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देख चुके हैं और उनका अभ्यास हो चुका है। पिछली कक्षा में हमने जो देखा था उसमें 3 विधाएं हमने देखी थी। 3 विधाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने उसमें पूरे कर लिए थे। अब आज की जो कक्षा होगी इसमें भी हम 2 से 3 विधाओं को लेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं, पिछला जो भी अभ्यास कराया गया है वो आपने नहीं किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और साथ ही जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें समझने में और उन्हें याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपकी आसानी के लिए अलग अलग शीर्षक के अनुसार प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे आधुनिक काल की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, रीतिकाल की, हिंदी आलोचना की, ये सभी विधा और शीर्षक के अनुसार सारी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास के लिए। और कोई भी परीक्षा हो, अभ्यास तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। जहां तक हमने देखा था उसके आगे, और उसके पहले आप लोगों का कमेंट जो है, आप लोगों के कमेंट आते हैं उसका जवाब देना है। एक कमेंट का पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कमेंट करते हैं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बिल्कुल प्रेरक शक्ति की तरह कार्य करता है। जब आपका कमेंट देखती हूँ तो एक अलग सी ऊर्जा भर जाती है कि इस बार और बेहतर करना है। जब आप कहते हैं कि हाँ मैम समझ आता है और बहुत अच्छी क्लास रही, तो वास्तव में कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है और बेहतर करने का उसी समय एक जुनून होता है कि अब जो अगली कक्षा होगी उसमें और बेहतर करने का प्रयास करूंगी। और इसके अतिरिक्त एक जुड़ाव महसूस होता है कि हाँ आप लोग जुड़े हुए हैं और ध्यान से सुन रहे हैं। तो कमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक कमेंट था जिसका जवाब देना है, कि शायद मोनिका नाम से आईडी है, तो जो भी है आपका जो भी नाम है, आपने पूछा था कि मैम आपके पास इतनी पुस्तकें कैसे हैं, आप क्या काम करती हैं कि आपके पास इतनी सारी पुस्तकें हैं। तो काम से मैं कहूँगी जुड़ा हुआ नहीं है ये, और ये जो पुस्तकें हैं ये एक दिन का कोई संग्रह नहीं है। ये आरंभ से ही, जब से कह सकते हैं कि बीए फिर एमए, क्योंकि साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ शुरू से ही, तो बीए, एमए और उसके बाद नेट की तैयारी के दौरान और पीएचडी के दौरान जो भी पुस्तकें मुझे लगा और जो भी पाठ्यक्रम में होती हैं, जैसे कि आपसे भी मैं कहती हूँ कि जो भी पुस्तकें पाठ्यक्रम में हैं उनका मूल अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रयास करती थी कि अधिक से अधिक पुस्तकें खरीद लूं। तो ये एक एक करके इकट्ठा हुई पुस्तकें हैं। मेरी मैम कहा करती थी कि बेटा अगर आप लोग एक एक पुस्तक भी खरीदोगे ना तो एक दिन आपका खुद का पुस्तकालय हो जाएगा छोटा सा। तो वही समझ लीजिए, ये एक एक पुस्तक खरीदी गई है और अब वो संग्रह हो गया है। तो ये प्रयास करती हूँ, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम हर कोई नहीं खरीद सकता या हर किसी के पास इतने रुपए नहीं है। तो मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था। बस ये समझ लीजिए कहीं से भी अगर रुपए मिलते हैं तो पहली प्राथमिकता जो होती है वो पुस्तकों की होती है, कि मुझे लगता है कि मैं पहले पुस्तकें खरीद लूं उसके बाद अन्य कार्य। तो बस अगर आप भी अपनी प्राथमिकता की सूची में पुस्तकों को रखेंगे
तो आपके पास भी ऐसा छोटा सा पुस्तकालय तैयार हो जाएगा। तो ये तो हो गई कमेंट की बात। अब हम शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास की। हमने पिछली कक्षा में जहां तक देख लिया था वो ये प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, और इसके साथ जो रिपोर्टाज विधा है वो पूरी हो गई थी। अब हमें जो शुरुआत करनी है आज इस कक्षा में हम पत्र साहित्य और उसके बाद रेडियो नाटक और उसके बाद यात्रा साहित्य और व्यंग से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। प्रयास करूंगी ये तीनों विधाएं पूरी हो जाएं, नहीं पूरी तो आधी तो हो ही जाए। तो अभी शुरुआत करेंगे हम पत्र साहित्य से। पत्र साहित्य और रेडियो नाटक के थोड़े ही प्रश्न हैं। सबसे पहली चीज, पत्र साहित्य क्या है? तो पत्र साहित्य जब दो प्रसिद्ध व्यक्तित्व या दो कह सकते हैं सशक्त और शानदार व्यक्तित्व जब आपस में बातचीत करते हैं पत्र के माध्यम से, मान लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी और दयानारायण निगम जी ने आपस में पत्र व्यवहार किया, एक पत्र इधर से भेजा गया, उन्होंने जवाब में पत्र भेजा, फिर वे जो पत्र हैं वो संग्रहित रहते हैं, नष्ट नहीं हुए, तो बाद में उसे यदि कोई प्रकाशित करवाता है तो वो पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, रामविलास शर्मा, जो कि केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का यह संकलन है, आपस की बातचीत है। तो विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है रामविलास शर्मा और निराला, रामविलास शर्मा और नागार्जुन और रामविलास शर्मा नामवर सिंह। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। इसे रामविलास शर्मा ने वर्ष 1992 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। आपस की बातें इनका अन्य पत्र साहित्य है। तो ध्यान रखिएगा, आपस की बातें 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु या देवी शंकर अवस्थी या गोविंद मिश्र। तो विकल्प ए सही है, धर्मवीर भारती। अक्षर अक्षर यज्ञ ये धर्मवीर भारती जी का है। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसने भारतीय साहित्य को अभिनव प्रकाश प्रदान किए, और धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखरमुखी ऊर्जा से आप्लावित हैं। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अबीबी और आद्यंत, ये इनकी रचनाएं हैं। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती जी का है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अगर आप धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका, या धर्म के लिए कुछ लिख रहे हैं तो आपका अक्षर अक्षर यज्ञ है। यदि कार्य धर्म के लिए हो रहा है तो अक्षर अक्षर क्या है? यज्ञ है। तो धर्म से आप धर्मवीर भारती याद रख सकते हैं। इसके बाद जो अगली विधा है वो है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपसे कहती हूँ कि हिंदी के जो भी शब्द हैं आप उन्हें ध्यान से समझिए, क्योंकि हिंदी का प्रत्येक शब्द सार्थक होता है, निरर्थक नहीं होता है, और प्रत्येक शब्द कुछ ना कुछ कह रहा है। तो रेडियो नाटक बिल्कुल स्पष्ट है। रेडियो के लिए जो नाटक लिखे जाते हैं, रेडियो अब तो उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन विलुप्त तो नहीं हुआ है। बहुत लोग अभी भी रेडियो सुनते हैं और रेडियो में भी अब क्रांति आ रही है, लेकिन रेडियो का एक समय में बहुत अधिक प्रचलन था। इसके पहली वाली पीढ़ी जो कि इस समय पीढ़ी है, उसके पिछली पीढ़ी ने रेडियो जितना सुना है उतना हम नहीं सुन रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी शायद इतना भी ना सुने। तो रेडियो जब एक समय बहुत प्रचलन में था तो रेडियो के लिए भी नाटक लिखे जाते थे और अभी भी लिखे जा रहे हैं। तो रेडियो के लिए जो विशेष रूप से रेडियो के लिए नाटक लिखा जाता है वो रेडियो नाटक कहलाता है, क्योंकि जो सामान्यतः जो दृश्य नाटक होते हैं जो कि सामने हम देखते हैं, मंचित होते हैं, वो नाटक अलग होते हैं, और रेडियो के लिए नाटक जो लिखे जाते हैं उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। कारण क्योंकि रेडियो में शब्दों के माध्यम से ही पूरे दृश्य दिखाने होते हैं, तो ये ज्यादा कठिन लगता है कि हमें कुछ दिखाना नहीं, केवल शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से पूरा दृश्य ऐसा बोलना है कि जो सुन रहा है वो पूरी कल्पना कर ले। तो ये भी एक बहुत सुंदर कला है। तो रेडियो नाटक ये शीर्षक है, और हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? विकल्प बी राधा कृष्ण, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है सीमा रेखा, सेठ बांकेलाल और युग संधि।
हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? राधा कृष्ण को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, कौन सा इसमें से गलत है, ये वो ढूंढना है। तो पहला है हिंदी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है, तो ये सही है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, ये भी सही है। फिल्म की तरह उसमें एक्शन नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि उसमें सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही सब कुछ वर्णित किया जाता है। तीसरा है रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी एक सीमा होती है, विकल्प सी सही होगा। और चौथा है रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा क्योंकि ये गलत है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कथन असंगत है। रेडियो नाटक के संदर्भ में जो कथन सही है, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है और रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। अब हम अगली विधा पर आते हैं। अगली विधा है यात्रा साहित्य और व्यंग। यात्रा साहित्य, जब कोई लेखक या कवि किसी यात्रा पर गया है और उसने उसे अंकित कर दिया, शब्दों में आबद्ध कर दिया, तब वो यात्रा साहित्य बनता है जब उसका प्रकाशन होता है। और व्यंग से तो हम सभी परिचित हैं, और व्यंग का नाम आते ही हरिशंकर परसाई जी याद आते हैं क्योंकि उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यंग में वे बहुत प्रसिद्ध व्यंगकार रहे और उन्होंने ही व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया था। हरिशंकर परसाई जी ने ही व्यंग के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो पहला जो इसमें यात्रा साहित्य और व्यंग में प्रश्न है वो है ब्रेक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? सुधियां उस चंदन के वन की, याद हो कि ना याद हो, चीड़ों पर चांदनी या अपनी खबर। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, चीड़ों पर चांदनी। ये भी पुस्तक आपको दिखा देती हूँ, ये निर्मल वर्मा की है, चीड़ों पर चांदनी। अब ये पुस्तक सामने आ गई है तो आपको बता देती हूँ, ये पुस्तक मैंने ली नहीं थी, ये मुझे उपहार स्वरूप मिली है मेरी मैम से। तो ये जो पुस्तक है निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, इसको ये देखते हैं, इसमें जो क्रम है उसे देखना है क्योंकि यहाँ पर जो आया है वो ब्रेक्त एक उदास नगर। ये देखिए, ये पहले 3 भागों में विभाजित है, उत्तरी रोशनियों की ओर, उसके बाद चीड़ों पर चांदनी और उसके बाद देहरी के बाहर। तो यहाँ पर जो पहला जो शीर्षक है वो भी 4 भागों में विभाजित है और उसका पहला जो भाग है वो है ब्रेक्त और एक उदास नगर। तो ये जब आप पढ़ेंगे, जब भी मान लीजिए कोई पाठ्यक्रम में लगा रहता है ना, कोई भी यात्रा साहित्य आपके पाठ्यक्रम में है, तो उसका जो क्रम है वो अवश्य देखना चाहिए और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला ही शीर्षक आ गया है कि ब्रेक्त और एक उदास नगर। यदि आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पाठ्यक्रम में ये पुस्तक है, तो इसकी भूमिका और इसका जो पिछला पृष्ठ होता है उसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें लिखी होती हैं वो तो अवश्य देखनी ही चाहिए और संभव है तो पूरी पुस्तक पढ़नी चाहिए अगर समय है तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, चीड़ों पर चांदनी। ब्रेक्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक है और पुस्तक में है चीड़ों पर चांदनी। यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा है, जबकि सुधियां उस चंदन के वन की ये संस्मरण है और विष्णुकांत शास्त्री का। और याद हो कि ना याद हो, ये भी संस्मरण है काशीनाथ सिंह जी का। याद हो कि ना याद हो, ये किसका संस्मरण है? काशीनाथ सिंह जी का है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है, इसे आपको किसी कक्षा में दिखा भी चुकी हूँ। अब जो अगला प्रश्न है उस पर आते हैं। अगला प्रश्न है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की है, देवकी नंदन खत्री की है, आचार्य शुक्ल की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? तो सरयू पार की यात्रा जो है ये विकल्प डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है और इनके कुछ अन्य यात्रा वृत्तांत जो है वे इस तरह से हैं: लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। रामविलास शर्मा तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुखता निबंधकार और आलोचक हैं और देवकी नंदन खत्री जो है वो प्रमुखता तिलस्मी उपन्यासकार है। इनको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जब हमने उपन्यास पढ़े थे तब देवकी नंदन खत्री जी को पढ़ा था। इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, आपको नाम याद होगा, तुरंत याद करिए कौन सा इनका इतना प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था कि उस समय उतनी प्रसिद्धि किसी उपन्यास को नहीं मिली थी और उसके लिए लोगों ने हिंदी भी सीखी थी उस उपन्यास को पढ़ने के लिए। तो बताइए कौन सा उपन्यास है, सोचिए तुरंत। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र
किस विधा में लिखा गया है? निबंध में लिखा है, आलोचना में, यात्रा वृत्तांत में, काव्य में? तो राहुल सांकृत्यायन कृत जो घुमक्कड़ शास्त्र है वो यात्रा वृत्तांत है, विकल्प सी सही होगा। राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र ये 1949 ईस्वी में प्रकाशित यात्रा वृत्त है। और राहुल सांकृत्यायन के जो अन्य यात्रा साहित्य हैं वे हैं लंका यात्रावली और ईरान, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, जापान, किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा और रूस में 25 मास। राहुल सांकृत्यायन जी से तो हम सभी लोग परिचित हैं कि वे यात्रा के लिए ही उनको प्रसिद्धि मिली थी, कि उन्होंने बहुत यात्राएं की थी, तो उनके यात्रा साहित्य सभी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया? ये अभी हमने आरंभ में ही चर्चा की थी इस विषय पर। कौन थे वे? हरिशंकर परसाई जी, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है रविंद्रनाथ त्यागी, ओम प्रकाश कश्यप और फजले हसनैन। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ और परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने व्यंग को विधा के रूप में हिंदी में स्थान दिलाया और इनके प्रमुख जो व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं वे हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है तथा विकलांग श्रद्धा का दौर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा जो है उसकी विशेषता ये है कि वो संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण है और युग विशेष का आभास देने वाली है, अर्थात दूसरा और तीसरा जो विकल्प है वो सही है, संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण तथा युग विशेष का आभास देने वाली। तो इसके अनुसार विकल्प जो पहला है वो सही है, क्योंकि उसमें दूसरा और तीसरा दिया गया है। और अन्य विकल्प है पहला और दूसरा, पहला और चौथा और तीसरा और चौथा। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा था। फिर इसके बाद प्रश्न है कि यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन सी हैं? इनमें से मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष ये दोनों इनके यात्रा साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त ये यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तकें हैं वे मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। और इनका यात्रा साहित्य किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास आदि है। और मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। ये दोनों रचनाएं भी राहुल सांकृत्यायन जी की ही हैं, लेकिन ये यात्रा साहित्य नहीं है। मेरी जीवन यात्रा ये इनकी आत्मकथा है और विस्मृत यात्री ये इनका उपन्यास है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों रचनाएं इनकी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यात्रा साहित्य कौन सा है? तो तीसरा और चौथा। इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा। इसके बाद प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? तो एक टायर की राम कहानी है, बिल्कुल सही है। लेखक के चालक की कहानी है, ये भी सही है। मिस्टर पीटर की कहानी है और ब्रह्मपुत्र की कहानी है, तो ये दोनों गलत है। पहला और दूसरा सही है, तो विकल्प के अनुसार सी सही होगा, पहला और दूसरा। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूखरम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। अरे यायावर रहेगा याद ये 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है और इनके द्वारा रचित जो अन्य यात्रा वृत्त है वो एक बूंद सहसा उछली, ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका प्रकाशन वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है कि एक बूंद सहसा उछली कब प्रकाशित हुई थी? तो 1960 ईस्वी में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बूंद सहसा उछली 1960 में प्रकाशित हुई थी। इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है। बूंद जब उछलती है, बूंद कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल शून्य जैसी ही तो होती है, ऐसी होती बूंद। बूंद का यदि चित्र बनाया जाता है तो कुछ कुछ इसी तरह से बनाया जाता है। तो आप जैसे ही एक बूंद सहसा उछली तो अंत में जो इसका प्रकाशन वर्ष है उसमें भी अंत में बूंद जैसा ही है, बूंद जैसा अर्थात ये शून्य या 0। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो सन है उसमें अंत में शून्य आएगा या 0 आएगा। तो और बस उसके बाद जो इसके पहले अर्थात इसके पहले जो अंक है, 0 के पहले जो अंक है वो भी कुछ कुछ शून्य से मिलता जुलता ही है, उसमें भी एक शून्य आता है। और
ये 6 में भी तो एक शून्य है और बस ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये 1960 में प्रकाशित हुई थी। ये मैंने ऐसे ही याद किया था। तो ध्यान रखिएगा कि एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का कब प्रकाशित हुआ? 1960 ईस्वी में। अभी आप 4-5 बार जब सुनेंगे तो आपको ये बूंद बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। एक बूंद सहसा उछली, ये अज्ञे का है और कब प्रकाशित हुआ है? तो 1960 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना जो यात्रा वृत्त है ये मधुधर मृदुल का है। तो मधुधर मृदुल जी का है। ये कैसे याद रखा जा सकता है? खुली आंखों का सपना। खुली आंखों का सपना बहुत बार ऐसा होता है ना कि बस हम बैठे होते हैं और बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हैं। जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, हम बिल्कुल अपना एक काल्पनिक संसार बना लेते हैं और बस उसी में विचरण किया करते हैं। तो वो स्थिति होती है खुली आंखों से सपना देखना। तो जब कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देख रहा होता है तो वो सारे मृदुल सपने ही देखेगा, खराब सपने तो देखेगा नहीं। तो खुली आंखों से सपने जो भी देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं? मृदुल होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि खुली आंखों का सपना कैसा है? मृदुल है। और मृदुल से मधुधर मृदुल शब्द याद रख सकते हैं। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक और वल्लभ डोभाल। खुली आंखों का सपना यात्रावृत्ति के लेखक मरुधर मृदुल है और मधुधर मृदुल जी का जन्म 7 मई 1930 ईस्वी को जोधपुर राजस्थान में हुआ। ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस कृति के लिए मरुधर मृदुल जी को 1985 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित कौन कौन से हैं? अरे यायावर रहेगा याद, जैसे कि अभी आपको दिखाया था निर्मल वर्मा जी का चीड़ों पर चांदनी, वो कई भागों में विभाजित था, कई शीर्षक और फिर उसके उपशीर्षक भी थे। उसी तरह से अरे यायावर रहेगा याद वो भी कई भागों में विभाजित है। तो उसमें से पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से उसके भाग हैं। तो मांजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाण भट्ट या बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, पहला और चौथा। मांजुली और बहता हुआ पानी इसमें सम्मिलित है। अरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। और इसके अंतर्गत सम्मिलित यात्रा वृत्तांत जो है वो परशुराम से तूरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में और एलुरा मांजुली और बहता पानी निर्मला, ये सारे हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा इसमें नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है? तो अत्र कुशलम तत्रास्तु ये पत्र साहित्य है, सही है। अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा रामविलास शर्मा जी की हमने पढ़ी थी, ये भी सही है। व्यक्तित्व की झांकियां ये रेखा चित्र है, ये भी सही है। शांति निकेतन से शिवालिक ये यात्रा वृत्त नहीं है, ये गलत है। शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्त की दृष्टि से ये सही युग्म नहीं है। यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित एक निबंध संग्रह है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। कितना मिलता जुलता सा नाम दिया ना, जैसे नाम से ही शीर्षक से ऐसा लग रहा है कि कोई यात्रा का वर्णन है शांति निकेतन से शिवालिक तक का, लेकिन ये यात्रा वृत्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। और किस पर लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। और अपनी धरती अपने लोग जो कि 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा रचित एक संस्मरण है। इसके बाद प्रश्न है नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? तो विकल्प ए है हरिशंकर परसाई, फिर श्रीलाल शुक्ल और मनोहर श्याम जोशी तथा भैरव प्रसाद। तो विकल्प सी सही होगा, मनोहर श्याम जोशी। नेताजी कहिन किसका है? मनोहर श्याम जोशी जी का है। नेताजी कहिन के रचनाकार मनोहर श्याम जोशी हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, उच्च कोटि के संपादक तथा स्तंभ लेखक थे। और दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग आदि के कारण वे भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये तो बिल्कुल कहावत की तरह इस्तेमाल होता है। और ये दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी जी का है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। कौन सा? ये विशेष रूप से जब कोई
पाठ्यक्रम में इस तरह के निबंध, इस तरह के यात्रा वृत्तांत जब दिए जाते हैं तब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी आपसे कहती हूँ कि जो भी निबंध, कहानी इत्यादि आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं वो आप यदि संभव है तो आप उसे अवश्य पढ़िए, उसका मूल पाठ अवश्य पढ़िए, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तब हम तभी उसे हल कर सकते हैं जब हमने मूल पाठ पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पहला है, यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बांधी लकड़ियों का झूला है, तो ये सही है। और दूसरा है, यहाँ सामान के लिए लकड़ी के नाव का इंतजाम है, ये गलत है, यहाँ पर ये शामिल नहीं है, विकल्प बी सही होगा। अन्य है, यहाँ जानवरों के लिए तैर कर पार जाना होना पड़ता है और यहाँ मंगोलिया और कंसू की ओर प्रधान का रास्ता है, ये सब सही है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, शामिल नहीं है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने तिब्बत के समाज और संस्कृति तथा वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। राहुल सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत्रयी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 3 नाम राहुल सांकृत्यायन से तो निश्चित रूप से आप सभी परिचित होंगे, 2 नाम और याद रखने हैं, एक अज्ञे और एक नागार्जुन। ये इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि राहुल जी जब भी घूमने जाते थे तो अज्ञे और नागार्जुन को अपने साथ ले जाते थे। किसको किसको ले जाते थे साथ में? अज्ञे को और नागार्जुन को। सच में नहीं ले जाते थे, ये सिर्फ याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि राहुल जी जब भी घूमने जाते थे किसे किसे साथ ले जाते थे? अज्ञे और नागार्जुन को। जो अगली कक्षा होगी उसमें आपसे पूछूंगी कि राहुल जी किसे किसे साथ लेकर के जाते थे, तो ध्यान रखिएगा अज्ञे और नागार्जुन को। और इसके अतिरिक्त अभी हमने कौन सा सन याद किया था? एक बूंद सहसा उछली, कब प्रकाशित हुआ था? 1960 ईस्वी में, क्योंकि बूंद और शून्य मिलते जुलते हैं। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंगरचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था? खच्चर के गले के घुंघरू का चाय में गिर जाना, या ठंडी जगह के कारण चाय का बेहद ठंडी हो जाना, या लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना, या खच्चे द्वारा चाय के प्याले को छू लेना। तो विकल्प सी सही होगा, लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। नंगचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। ल्हासा से उत्तर की ओर, उसके बाद चाड़ की ओर, फिर शक्य की ओर, फिर जेनम की ओर, फिर नेपाल की ओर और फिर ल्हासा की ओर। जैसा कि अभी आपको बताया था कि यात्रा साहित्य जब कोई लिखता है, क्योंकि यात्रा के दौरान कई पड़ाव पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बस हम एक जगह गए और बस वहीं से चले आए। जब हम यात्रा करते हैं तो छोटी छोटी जगह देखते हैं, छोटे छोटे स्थान देखते हैं, कई जगहों पर जाते हैं, और जब हम उसे अंकित करते हैं तो उसे अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो वो थोड़ा असुविधाजनक होगा, इसलिए उसे कई भागों में अधिकांश लेखक विभाजित कर देते हैं, जो कि पढ़ने में बहुत सुविधाजनक होता है। इसी तरह से इसके कई भाग होते हैं, जैसे कि अभी हमने चीड़ों पर चांदनी में देखा था, पहले वो शीर्षकों में बटा हुआ था, फिर उसमें भी उपशीर्षक थे। तो अब अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। कहाँ दिखाई दी थी? तो चिदोंग प्रासाद में स्थित देवालय में। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं फुनछोंग और फ्रोट स्थित प्रासाद में, या शक्य के लयखंड छेनमो स्थित स्तूप में, या छूशोर पोन गांव के देवालय में। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। फिर जो प्रश्न है वो है कि टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने ये लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो ये लाल चलित बिंदु जो है, लाल चलित बिंदु का आशय है कि लाल लाल चलते चलते हुए बिंदु, ये खटमल है। विकल्प डी सही होगा। ना ये लाल चींटियां हैं, ना ये चुहिया है, और ना ये तिलचट्टा है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। शेष विकल्पों के कथन असत्य हैं। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन है,
और हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना गया है। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं वे हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र और यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा इत्यादि। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।